नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए नॉन स्टॉक टेस्ट नंबर 16। दोस्त ये 16 नंबर टेस्ट जो हुई थी वो पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि डिस्कशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त इस टेस्ट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी का स्कोर कार्ड भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि दोस्त हम जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं उसको डिस्कस करा देते हैं। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दोस्त आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हम बता देंगे लास्ट में कि आप कहां से टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो दोस्त आप डिस्कशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिस्कशन वीडियो यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिलहाल क्या कर लेते हैं कि दोस्त इस 16 नंबर टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन डाले गए थे उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम जो होने वाली है सीबीटी एनटीपीसी की या ग्रुप डी की, उसी को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन को इसमें प्रिपेयर किए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। देखिएगा, सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि जीएस में क्या होता है कि आधे क्वेश्चन जीएस के दिए जाते हैं, आधे क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के दिए जाते हैं। ठीक है, तो जीएस के यानी टोटल क्वेश्चन जो होता है टेस्ट में वो 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 में से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वे जीएस के होते हैं, 20 जो होते हैं वे स्टैटिक जीके के रहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, इसमें आप देखिएगा, इसमें एक एक क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं। देखिए, ये साइंस का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा गया है कि किसको मापने के लिए दोस्त स्लाइगोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये हमें जानना है। देखिए, स्लाइगोमीटर का जो इस्तेमाल करते हैं वो किसको मेजर करने के लिए करते हैं? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। स्लाइगोमीटर किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी जान लीजिए कि स्लाइगोमीटर का इस्तेमाल जो होता है ना वो हाइट मेजर करने में भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है आपको क्या होता है, ये पृष्ठ तनाव को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए आप लोगों को कुछ एक बात बताना चाहते हैं दोस्त आपको, जैसे कि पिछले दिन ही हम आपको बता दिए थे कि मेरा क्या है कि ट्रेनिंग चल रहा है, अभी एक सप्ताह की ट्रेनिंग है। तो इस बीच में आप लोगों का हो सकता है कि टेस्ट जो है गैप चल रही है, एक दो दिन गैप चलेगी टेस्ट की, और वीडियो भी थोड़ा सा गैप चलेगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए हम आप लोगों का क्या है कि वीडियो रेगुलर अभी एक सप्ताह तक के जो है नहीं ला पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करना पड़ रहा है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि आप फेल अगर हो जाते हैं, ठीक है, वैसे जॉब तो 6 सालों हो गया मुझे, लेकिन 6 सालों के अंदर क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग बार बार दी जाती है ताकि जो चीज भूले हुए हैं उसे याद कर लिया जाए। ठीक है, तो उसी का आज अभी क्या है कि एक सप्ताह मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, तो उसी ट्रेनिंग में क्या है कि थोड़ा सा हम व्यस्त हैं, इसलिए जो है आप लोगों का वीडियो क्या है कि ड्रॉप हो रही है। आज आपका क्या है कि सिर्फ साइंस का क्या करता है कि डिस्कशन करा देते हैं, और स्टैटिक जीके जो है उसको अगले दिन करा देंगे। थोड़ा सा टाइम कम है मेरे, ठीक है, इसलिए हम आपको जो है बता देते हैं इस चीजें। तो एक सप्ताह है, ज्यादा नहीं, एक सप्ताह मतलब 14 फरवरी तक के जो है दिक्कतें होगी, इसके बाद आपको दिक्कतें नहीं होगी। चलिए, आप लोग समझदार है, वैसे समझ ही गए होंगे। एप्लीकेशन पे भी टेस्ट जो है एक दो दिन अल्टरनेट करके आएगा, तो दोस्त ज्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली है, एक सप्ताह और। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, ये सेकंड नंबर आपको क्वेश्चन दे दिया है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये जो है ये किसे दर्शाता है ये हमें जानना है। देखिए, ये समीकरण जो है P1 V1 और P2 V2 ये जो होता है किसे दर्शाता है दोस्त? बॉयल्स के लॉ को। किसे दिखाता है? बॉयल्स के लॉ को दिखाता है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। P1 V1 और जो है P2 V2 जो है बॉयल्स के लॉ को दिखाता है। बॉयल्स का लॉ क्या कहता है? बॉयल्स का लॉ ये चीजें कहता है कि दबाव जो होता है, प्रेशर जो होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब आयतन के उल्टा होता है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाइएगा तो क्या होता है कि आयतन घट जाता है, और प्रेशर को अगर घटा दीजिएगा तो आयतन क्या होता है कि बढ़ जाता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे कि ये P1 V1 है इक्वल टू P2 V2 है, तो P1 बाई जो है क्या कर दीजिए आप यहां जो है P2 कर दीजिए, तो वहां क्या हो जाएगा? V2 बटे जो है V1 हो जाएगा। तो ये P1 ऊपर है या वहां क्या है V1 नीचे है, मतलब कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसा होना चाहिए ना कि हाँ चलो ठीक है, P1 यहां है तो वहां पे क्या होना चाहिए कि आपका जो है वो V1 ही ऊपर होना चाहिए, लेकिन नहीं, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यही बॉयल्स के लॉ को दिखाता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ये चीजें दे देगा कि अगर बॉयल्स के लॉ में प्रेशर को, दबाव को घटा दिया जाता है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो अपोजिट होता है। ठीक है, उसका आयतन क्या होगा कि बढ़ जाएगा अगर दबाव घटेगा तो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि पृथ्वी की सतह के निकट कहता है कि कुल वस्तु का ऊर्जा जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये हमें जानना है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पिंड है, कोई बॉडी है, कोई m द्रव्यमान का मास, कोई वस्तु मान लीजिए, कोई ऊपर से अगर नीचे गिरता है तो धरती के नजदीक में कहता है उसका कुल ऊर्जा क्या होगा, ये हमें जानना है। देखिए, कुल ऊर्जा जो होता है हमेशा ये चीजें जान लीजिए, धरती के निकट कहे, चाहे आकाश में कहे, चाहे
धरती से ऊपर कहे, कोई भी कहे अगर कुल ऊर्जा, तो वो कुल ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, किसे किसे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो है काइनेटिक एनर्जी, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमें क्या होता है कि टोटल एनर्जी प्राप्त होकर के आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये चीजें है कि धरती को जैसे टच करने वाला रहता है उस समय उसकी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है, सबसे अधिक जो है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है, और सबसे ऊंचाई पर पीक पॉइंट पर जब रहती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। इसको याद रखिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट में भी बता चुके हैं, अभी भी बता देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन तो दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है ये धारा को मापता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए करंट को मापने वाले उपकरण को हम लोग इस क्या कहेंगे, इन चारों ऑप्शनों में से क्या बता दीजिए फटाफट के, धारा को किससे मेजर किया जाता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि धारा को मेजर करने के लिए दोस्त किसका, आमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं हम लोग आमीटर का। यह आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि आमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर का कहां इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर का वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमें वोल्टेज मेजर करना होता है, या ये चीजें कहिए कि विभवांतर या विभव मेजर करना होता है तो हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर का इस्तेमाल कहां करते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बैरोमीटर का इस्तेमाल जो है वायुदाब जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी पिक्रोमीटर है, पिक्रोमीटर की क्या कहां इस्तेमाल करते हैं, तो लंबाई मेजर करने में, लंबाई जो लेंथ होती है उसको मेजर करने में हम लोग जो है पिक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि ऊंचाई मापने के लिए हम जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसमें से ये कौन सा उपकरण है ये हमें जानना है। ठीक है, जिससे हम हाइट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसका जो इस्तेमाल करते हैं वो ऊंचाई मीटर नहीं होता है, बहुत लोग ऊंचाई मीटर मार दिए हैं तो ये गलत है, ऊंचाई मीटर नहीं होता है। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, अल्टीमीटर का, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि अल्टीमीटर से हाइट मापा जाता है। मान लीजिए कि किसी सरफेस पे, एक निश्चित सरफेस पे रख करके क्या होता है कि हाइट जो मेजर करनी होती है उसको मेजर किया जाता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, इसमें एक जो है खामी होती है। क्या खामी होती है ये जान लीजिए, ये अल्टीमीटर से हाइट तो मेजर कर लेते हैं लेकिन जो एक्चुअल हाइट होती है उससे 2 फीट या 1 फीट के डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 20 फीट की हाइट मेजर करना है तो इस पिक्रोमीटर क्या करेगा आपको कि जो है या तो 21 फीट जो है आपको मेजर करके देगा या 19 मीटर आपको करके 19 फीट मेजर करके देगा। एक्चुअल से जो होता है 1-2 मीटर फीट जो होता है वो इसको डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर भी करते हैं क्योंकि काफी हाईएस्ट मीटर ऊंचाई जो होता है उसको मेजर करने के लिए कोई उपाय नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पानी में तो जानते हैं कि सोनार का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऊपर अगर ऊंचाई मापना है तो इसी का अल्टीमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भारत के एक महान कथा है कि परमाणु भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक कौन थे, ये हमें जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु वैज्ञानिक कौन थे भारत के, सबसे महान माने जाते हैं, ये चीज जान लीजिए। होमी भाभा, कौन, होमी भाभा साहब। ये आपका क्या होगा, फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। होमी भाभा साहब 1944 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि परमाणु रिसर्च सेंटर का जो है स्थापना किया था। उस समय अगर वैज्ञानिक को देखा जाए तो दोस्त मुट्ठी भर वैज्ञानिक थे, उस समय ज्यादा वैज्ञानिक नहीं थे, मात्र मुट्ठी भर वैज्ञानिक थे। मुट्ठी भर करने का मतलब बहुत कम वैज्ञानिक के सहयोग से इन्होंने परमाणु रिसर्च सेंटर जो है खोल दिया था, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहा जाता है, जो मुंबई के आसपास में है। ठीक है, तो उस समय जो है ये इन्होंने करके दिखाया था। इन्हें जनक भी कहा जाता है परमाणु जो अनुसंधान रिसर्च के सेंटर का। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। बाकी तो आप जानते होइएगा सीवी रमन साहब को। ये सीवी रमन साहब ने क्या किया था, स्कैटरिंग का जो है खोज किया था, रमन प्रभाव का खोज किया था। इसके लिए इन्हें क्या दिया गया था, 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी सेकेंड नंबर ये जो देख रहे हैं मेजर ध्यानचंद साहब को, तो ध्यानचंद साहब को क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, कहते हैं ना हम लोग। तो ये हॉकी के जादूगर थे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये देख रहे हैं एस रामानुजन साहब को, तो एस रामानुजन साहब जो थे वो मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे। लेकिन इनमें एक चीजें विशेषता जान लीजिए, ये चीजें कि रामानुजन साहब जो थे बहुत गरीब फैमिली से थे। ठीक है, उन्हें पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी उन्हें किसी तरह की कोई विशेष जो है मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं दिया गया था। अगर कहिएगा कि नहीं उन्हें जो है विशेष जो है रिसर्च करने के लिए जो है पैसे खर्च किए गया या दूर भेजे गए पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स में बड़े ज्ञाता बन गए, ऐसा कुछ नहीं था।
वो अपने दिमाग से, अपनी माइंड ब्रेन से जो है इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्हें मैथमेटिक्स के जो है दाता कहा जाने लगा था। मैथ में बहुत काफी तेज थे रामानुजन साहब। तो ये चीजें जो है पूछे जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन चारों में से मतलब कि होता है, पूछता है कभी कभी सीवी रमन साहब के बारे में ही पूछ देगा कि सीवी रमन साहब को किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि फोटोग्राफी हम जिस रसायन का उपयोग करते हैं दोस्त फिक्सिंग के रूप में, वो किस रसायन का उपयोग करते हैं, हमें यह जानना है। देखिए फोटोग्राफी जो होता है, जो फोटो क्लिक करते हैं, पहले एक समय के बात बताते हैं जिस समय ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आती थी उस समय। अब तो डिजिटली हो गई है ना, अब तो डिजिटली हो गई है। तो उस समय की हम बातें बताते हैं कि उस समय जो होता था, जो नेगेटिव से फोटो बनता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनता था या कलर फोटो कहिए, पहले नेगेटिव तैयार होता था, कैमरे में रील वाले होता था। ठीक है, अब तो चिप वाली हो गई है, मेमोरी वाली हो गई है, अब तो रील की खत्म हो गई कहानी। तो उसकी बात बताते हैं, उस समय जो है रील को सफाई करके उसके बाद फोटो बनाया जाता था। उस समय सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता था। किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। ये फिक्सिंग के लिए किया जाता है। फिक्सिंग करने का मतलब क्या कि अच्छा फोटो आए, पूरा फ्रेश आए, एकदम डिजिटली रूप में। अभी तो एकदम डिजिटल निकाल देते हैं। ठीक है, तो उस सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो है उस पे सिल्वर ब्रोमाइड से उसको धोया भी जाता था। जो वो फिक्सिंग का फोटो करके कर देता था, लेकिन उस पे क्या होता है कि सोडियम थायोसल्फाइड जो है ऊपर जम जाता था। तो उसको हटाने के लिए क्या करते थे कि सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल कर देते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ देता है आपको कभी कभी कि सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल कहां किया जाता है, या फोटोग्राफी में अगर मान लीजिए कि ये आपको ऑप्शन न देगा सोडियम थायोसल्फाइड और सिल्वर ब्रोमाइड दे देगा, तो आप सिल्वर ब्रोमाइड को टिक करके आइएगा। ठीक है, नहीं तो ये सोडियम थायोसल्फाइड को आप मार दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। कृमि जो होता है वो कृमि सांस लेने के लिए किसका उपयोग करता है, ये हमें जानना है। ठीक है, कृमि मतलब जानते होइएगा, केचुआ को कहते हैं, अर्थवर्म जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अर्थवर्म क्या करता है, अर्थवर्म को सांस लेने के लिए किसी भी तरह का ट्रैकिया नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि गलफारा होता है मछली उछली के लिए, हर होता है ना, क्या है हमारा क्या होता है कि फेफड़े होते हैं, नाक के द्वारा क्या करते हैं कि हम सांस लेते हैं। तो ऐसा केचुआ में नहीं होता है। वो क्या करता है कि त्वचा से सांस लेता है। किससे लेता है? त्वचा से। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि केचुआ जो करता है वो त्वचा से सांस लेता है। क्यों त्वचा से सांस लेता है, थोड़ा जान लीजिए। क्योंकि त्वचा में उसके क्या होता है कि काफी छोटे छोटे रंध्र टाइप में क्या होता है कि होल होते हैं, उसी से वो क्या करता है कि सांस लेने और छोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कोई पौधा है, पौधे का जड़ क्या करता है कि नीचे की ओर, मिट्टी के नीचे की ओर जाता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, इस घटना को, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इन चारों में से ऑप्शन में से देख लीजिए, बता दीजिए कि किसका जो है ये घटना होता है, ये हमें जानना है। देखिए इसमें आपको बताते हैं जियोट्रोपिकल का, या जियोट्रोपिज्म कहिए इसे। ठीक है, ये फोर्थ नंबर जियोट्रोपिज्म। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि जियोट्रोपिज्म होता क्या है। ठीक है, देखिए अपने पृथ्वी पर क्या है कि गुरुत्वाकर्षण है ना। अगर किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होता है कि नीचे की ओर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से। वो गुरुत्वाकर्षण किसी भी वस्तु को क्या करता है कि एक निश्चित क्षेत्र से वो अपनी ओर उसे खींच लेता है। जब तक कोई वस्तु इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है, तब तक उस वस्तु को पृथ्वी के नीचे की ओर वो खींच लेगा। तो जड़ भी क्या करता है, पौधे का जड़ क्या करता है, नीचे की ओर जाता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के ये क्या है, धनात्मक कारण है, यानी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कह सकते हैं इसको, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, तो जड़ जो गया वो नीचे, वो क्या हो गया, जियोट्रोपिज्म हो गया, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहिए इसको। क्योंकि मान लीजिए किसी वस्तु को हम खींच रहे हैं, अब वो मेरी ओर खींचा आ गया, मतलब क्या है, पॉजिटिव है। मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं, वो उसी तरफ में भाग गया, मतलब क्या, नेगेटिव है। सीधी सी बात है ये चीजें। तो धरती भी क्या करती है कि गुरुत्वाकर्षण से नीचे की ओर खींच रही है, पृथ्वी पौधे का जड़ भी क्या हो रहा है कि नीचे जा रहा है। तो ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म इसे कहते हैं। वही मान लीजिए कि जड़ ऊपर चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। सीधी सी बात है। तो ये चीजें जान लीजिए, पूछे जाते हैं। इसमें पॉजिटिव न दिया है वो अलग चीजें है, लेकिन पॉजिटिव देना चाहिए था, इसे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देता है ये चीजें कि पौधे जो वृद्धि करता है वो किस कारण से करता है, तो वो उसको एंटी जियोट्रोपिज्म कहते हैं या नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वो ऊपर वृद्धि करता है। चाहे मनुष्य ही हो या ऊपर की ओर वृद्धि करता है, तो एंटी जियोट्रोपिज्म की वजह से, नकारात्मक जियोट्रोपिज्म की वजह से। ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण का विरोध करके ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं।
देख लीजिए अगला क्वेश्चन ये दे दिया है कि विटामिन जो होता है वो रक्त का थक्का जो जमाने में मदद करता है वो कौन सा जरूरी होता है रक्त को थक्का जमाने में, ये हमें जानना है। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रक्त को थक्का जमाने में विटामिन के आवश्यक होता है। क्या होता है? विटामिन के। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, विटामिन के। ठीक है, बाकी आप लोग जो है विटामिन ए जानते होइएगा कि आंखों की जो रतौंधी होती है या अंधेपन जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो ये तो जानते होइएगा। विटामिन डी की वजह से क्या होता है कि रिकेट्स नाम की बीमारी होता है, शरीर में सूखा रोग जो है वो हो जाता है। ठीक है, इसलिए सुबह में क्या करना चाहिए, धूप जो है अधिक लेना चाहिए, क्योंकि उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य में विटामिन डी जो होती है वो भरपूर मात्रा में होती है। ठीक है, तो उसको लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि दोपहर में भरी गर्मी में आप सूत जाइए तो बस झुलस जाइएगा, करिए हो जाइएगा, ज्यादा विटामिन में ले लीजिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए ये थर्ड नंबर विटामिन सी। विटामिन सी तो आपको पता है कि स्कर्विक रोग होता है ये, जैसे कि मसूरों से खून आना या स्किन का आपका जो है चमक खो जाना या बालों का पकना, ये सब क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये सब पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो है जो मनुष्य के जन्म के बाद भी क्या होता है कि कोशिका विभाजन उसकी नहीं होती है, ये हमें जानना है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के जन्म के बाद शरीर का बहुत ऐसे मतलब शरीर का लगभग चीजें कहिए कि वो परिवर्तन होते रहता है, उसका विभाजन होते रहता है, सेल्स टूटते रहते हैं और सेल्स नए बनते रहते हैं। लेकिन इसमें आपको बता देना है कि इसमें से कौन है जिसका विभाजन होता ही नहीं है। ठीक है, देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, ये फर्स्ट नंबर तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग नर्वस सेल्स के नाम के जानते हैं। ठीक है, ये कभी भी क्या होता है कि इसका विभाजन नहीं होता है। अब विभाजन क्यों नहीं होता है, थोड़ा सा ये चीजें जान लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना दोस्त कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्या होता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। बाकी जो देख रहे हैं चीजें शरीर के अंग में, जितने भी त्वचा है, गुर्दा है, जो भी चीज है, सभी में सेंट्रोसोम पाया जाता है, और जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होगा उसका विभाजन नहीं होगा। तो ये तंत्रिका तंत्र ही एक लौता है जो शरीर में जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए इसका विभाजन कभी भी नहीं होता है। जो जन्म के समय में होता है वही इसमें भी होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि न्यूटन के प्रथम गति का नियम जो होता है वो उसका दूसरा नाम क्या है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम लोग जो है न्यूटन के जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूटन के जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये थर्ड नंबर न्यूटन का जड़त्व का नियम क्या कहता है? दो नियम इसमें होता है जड़त्व में, एक तो विराम का जड़त्व होता है, एक तो गति का जड़त्व होता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं विराम के जड़त्व में न्यूटन साहब ने ये चीजें कहा था कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था, अपनी पोजीशन को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई आकर के बाहरी बल न लगा दिया जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि पेन है या टेबल पर जो है किताब रखी हुई है, वो तब तक टेबल पर किताब रखी होगी जब तक कोई आकर के व्यक्ति उसको खसका ना दे, तब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। तो बाहरी बल लगा ना, तो ये विराम का जो है जड़त्व होता है। दूसरा गति का जड़त्व है। गति के जड़त्व में ये चीजें कहा गया था कि कोई भी वस्तु अपनी गति को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल अप्लाई न किया जाए, बाहरी बल आरोपित न कर दिया जाए, तब तक वो गति में रहेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चलता हुआ साइकिल, उस पर जब तक हम ब्रेक न लगाएंगे बाहर से, तब तक वो साइकिल क्या होगा कि चलता रहेगा। ठीक है, तो ये गति का जड़त्व है, गति के जड़त्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन का पहला नियम का दूसरा नाम है ये जड़त्व का नियम, ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरा नियम तो जानते हैं कि संवेग परिवर्तन होता है वो। ठीक है, संवेग जिससे जो बल का नियम जो है प्राप्त होता है। तीसरा नंबर ये चीज है कि क्रिया प्रतिक्रिया जो होता है, न्यूटन का तीसरा नियम जो होता है उससे है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये हमें जानना है। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है, हेक्सागोनल होता है, ध्यान रखिएगा। ये C6H6 हेक्सागोनल होता है। हेक्सा आकार जानते होइएगा ना, 6 गो हाथ पैर होता है। उसी तरह से इसका जब संरचना सूत्र बनाइएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये। ठीक है, इसी तरह से एसिटिलीन का भी पूछ देता है, C2H2 हो जाता है। तो इसके जगह पे 6 जो है उसके जगह पे 2 कर दीजिएगा तो वो एसिटिलीन का सूत्र हो जाएगा। दोनों पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि उस धातु का आपको नाम बता देना है जिसका गलनांक और क्या होता है कि क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है। ठीक है, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए उसका जो नाम होता है वो डायमंड होता है। क्या होता है? डायमंड। ये सेकेंड नंबर। डायमंड क्या होता है ना कि काफी कठोर होता है, इसको पिघलाना और जो है गलाना दोनों जो है क्या होता है, फ्रीजिंग करना कहिए एक तरह से। तो ये काफी क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे जो है ये चीजें होता है। तो इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है दोनों, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होता है कि काफी हाई होता है। ठीक है, इसके अलावा भी है, इसी के अप्रूफ है, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, ये भी
मतलब कार्बन का ही अप्रूफ हो गया ना, कार्बन का हीरा, ग्रेफाइड, फ्लोरीन, ये सब क्या है कि आपका जो है ग्रेफाइड मतलब कार्बन का ही अप्रूफ है। उसी तरह से ब्रोन होता है, सिलिकॉन होता है, ये सब का क्या होता है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये सबको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला ये क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ आप जैकेट देखिएगा, जिसपे क्या होता है कि बंदूक की अगर गोली भी मार दीजिए ना तो उसपे कोई असर नहीं पड़ता है, वो उसको आर पार भी नहीं कर सकता है, इतना मजबूत होता है वो। ठीक है, तो उस कपड़ों को बनाने के लिए आखिर उसमें आखिर क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें जानना है। तो इन चारों में से ऑप्शन में से बता दीजिए कि किसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्त उसमें जो इस्तेमाल किया जाता है केवलर का, किसका, केवलर का, ध्यान रखिएगा। ये केवलर ही क्या करता है कि ये बुलेट प्रूफ जो है जैकेट बनाने में मदद करता है, इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से कहिए कि ये पारारैमडी सिंथेटिक जो है फाइबर होता है, जो गोली के असर को भी बेअसर कर देता है। ठीक है, ये मतलब कहिए कि स्टील से जो होता है ना लगभग 5 गुना जो है ज्यादा मजबूत होता है स्टील से। वैसे स्टील को सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है, 5 गुना इससे जो है मजबूत होता है, जो बुलेट को भी ये क्या करता है कि मतलब कि बुलेट को भी धोखा दे देता है, एक तरह से ये चीजें कहिए। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि किसका घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए इसमें घनत्व की बातें कर रहा है, डेंसिटी की अगर बातें कर रहा है तो डेंसिटी जो होता है वो सबसे अधिक जो होता है टेफ्लॉन का होता है। किसका, टेफ्लॉन का। इसमें देख लीजिए, हाँ ये है सेकंड नंबर। टेफ्लॉन का क्या होता है कि डेंसिटी जो होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, बर्फ का इसमें डेंसिटी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम होगा, तभी वो क्या करता है कि पानी पे फ्लोट करता है। ठीक है, अब बर्फ से भी कम डेंसिटी जाइएगा तो आपको बादल का देखने के लिए मिलेगा। जो जितना कम डेंसिटी होता है वो उतना क्या होता है कि ऊपर रहता है, इसको ध्यान में रखिए। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो उतना क्या होता है कि नीचे होता है। जैसे मान लीजिए पानी पे बर्फ तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ का डेंसिटी क्या होता है कि कम होता है पानी के डेंसिटी से, इसलिए क्या करता है कि तैरता है। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा आपको कि तेल जो है वो पानी पर तैरता है, उसमें किसका घनत्व कम होता है, तो वो तेल का घनत्व होता है। या क्यों तैरता है तेल पानी पे, तो तेल का घनत्व कम होता है पानी के घनत्व से, इसलिए तेल क्या करता है कि फ्लोट करता है। या बादल हवा में तैरती है, इसका कारण क्या होता है, तो बादल का घनत्व कम होता है, इसलिए वो हवा में मतलब वायु में तैरता है। तो ये सब चीजें होता है, इस सबको याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, वॉशिंग मशीन जो होता है, जो कपड़े धोने वाली मशीन जो होती है, जिसमें हम लोग कपड़े डालते हैं, गोए 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 नचा करके कपड़ा साफ करके निकाल देता है। तो वो वॉशिंग मशीन जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए वॉशिंग मशीन जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्र बल पे काम करती है, अपकेंद्र बल के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर। अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल थोड़ा समझ लीजिए। अपकेंद्र बल क्या होता है कि बाहर की ओर लगने वाला फोर्स होता है, अपकेंद्र बल से, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये थर्ड नंबर जो देख रहे हैं इसे, ये क्या होता है कि बाहर की ओर बल लगता है। ठीक है, तो इसलिए जब वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो ये बाहर की ओर कपड़ों को क्या करता है कि फेंकने का काम करता है, जिसके वजह से इसके अंदर जो होते हैं गंदगी वो बाहर की ओर फेंकाते चले जाते हैं, जल्दी साफ हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये भी कारण है कि जब हम लोग दूध मथते हैं तो उससे क्रीम बाहर निकलता है, क्योंकि जैसे दूध मथते हैं वो दूध को क्या करता है, बाहर फेंकने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि उससे मक्खन जो होता है वो अलग हो जाता है, क्रीम अलग हो जाता है, जिसको हम अलग छान के निकाल लेते हैं। वो भी जो है आपको जान लीजिए कि अपकेंद्र बल के सिद्धांत पे ही काम करता है। अभिकेंद्र बल क्या होता है, तो सेंटर की ओर लगने वाला बल जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप गोल गोल साइकिल घुमा रहे हैं, आप पे कौन सा बल लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। आप केंद्र की ओर झुक जाइएगा तो आप बैलेंस बना के रखिएगा, वो भी कारण क्या होता है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यानी कि अभिकेंद्र बल होता है। इस सबको याद रखिएगा दोस्त, ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए। ठीक है, कहीं नहीं जाएगा इससे क्वेश्चन, जितना दे रहे हैं क्वेश्चन दोस्त उसी के अंदर आने वाला है, उससे बाहर नहीं जाएगा, लिख के रख लीजिए। टेक्नीशियन को पढ़ाए थे ना, टेक्नीशियन वालों से पूछ लीजिएगा या कमेंट करके देख लीजिएगा, सब जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इस सब का अगर पीडीएफ लेना होगा तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, इस सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाला हुआ है, वहां से आप उठा करके आराम से जो है टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन आपको। ब्लड मून, ब्लड मून के मतलब क्या होता है ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए ब्लड मून तो आप जानते होइएगा, ब्लड मून क्या होता है दोस्त, एक तरह का चंद्र ग्रहण ही होता है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण ही होता है जो पूर्णिमा के समय में ये लगता है। ठीक है, लेकिन ब्लड मून थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, चंद्र ग्रहण करता है तो ये तो समझ लेते कि ठीक है चंद्र ग्रहण, ब्लड मून क्या होता है। अब ये चीजें जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण लगता कैसे, पहले ये समझ लीजिए। जब पृथ्वी क्या होगा कि घूमते हुए चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब आ जाएगा पृथ्वी, तब क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से चंद्रमा क्या होता है कि चमकता नहीं है, उसका लाइट जो है पृथ्वी तक आ नहीं पाता है, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, कौन आता है बीच में, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है कि चंद्र ग्रहण होता है। ये पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, अमावस्या में नहीं लगता, ध्यान रखिएगा, अमावस्या में
सूर्य ग्रहण लगता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये आखिर ब्लड मून होता क्या है? तो ब्लड मून ये होता है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो वो चंद्रमा क्या होता है कि पूरी तरह से लाल हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा लाल दिखाई देता है रात में, ये ब्लड मून, ठीक है। चंद्र ग्रहण जो होता है, सो उसी को हम लोग ब्लड मून कहते हैं। आखिर ये लाल कैसे होता है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। देखिए लाल कैसे होता है, आपको जैसे कि बता दिए कि सूर्य से जो प्रकाश आती है, तो डायरेक्ट क्या होता है कि चंद्रमा पर तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आती है उसमें आपको पता है कि आकाश नीला जो दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें नीले रंग का बिखराव ज्यादा होता है, तो नीला रंग तो बिखर जाता है। लेकिन लाल प्रकाश जो होता है, लाल रंग का जो प्रकाश होता है, वो धूल कण के माध्यम से क्या होता है कि चंद्रमा की सतह पर पड़ता है, जिसके वजह से हम चंद्रमा को क्या करते हैं कि रेड दिखते हैं। क्या दिखते हैं? रेड दिखते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि ब्लड मून के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सब कुछ चीजें, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कोशिका के, कहता है कि सबसे बाहरी सीमा का नाम बताना है कि क्या है, ठीक है। जो कोशिका होते हैं, सेल्स होते हैं, उसके सबसे बाहरी जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर, उसे प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्त इतने क्वेश्चन जो थे आपके टेस्ट में साइंस के थे, लेकिन अभी स्टैटिक जीके बचा हुआ है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का क्या होगा कि आपका जो वीडियो नेक्स्ट लाएंगे, क्योंकि आपको हम बता दिए हैं दोस्त कि मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि हम पूरी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, स्टैटिक जीके का कल लाएंगे। आप लोगों का टेस्ट जो होगा 17 नंबर, वो भी क्या होगा कि एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो 17 नंबर भी जाकर के क्या कीजिएगा कि टेस्ट दे लीजिएगा। हो सकता है 1-2 दिन गैप मिलने के लिए, देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा नहीं 2-4 दिन। तो दोस्त आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी जो है कोशिश कीजिए कि समझने का, क्योंकि हमें भी ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, हमें भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है। तो मेरा कोई हेल्पर नहीं है जो आकर के हेल्प कर देगा या सेट उट बना कर आपको दे देगा। हम खुद आते हैं आपके लिए, हम खुद क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, और एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए कि आखिर कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, किस तरह की क्वेश्चन पूछे जाती है, वो सब हम आपको सेलेक्ट करके देते हैं, ठीक है। उतना पढ़ लीजिएगा, बहुत काफी होगा, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए दोस्त कि जाकर के क्या कीजिएगा कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा अगर टेस्ट देना होगा तो, क्योंकि अभी ज्यादा टेस्ट नहीं पास हुआ है, 15-16 को टेस्ट ही पास हुआ है। तो अभी तो एग्जाम तक की आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्त इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ERCB सर के नाम से। ये आपको जो है यहीं पे क्या होगा कि टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जाकर के फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। आज भी आपका जो है क्या होगा कि टेस्ट नंबर जो है 17 वो एक्टिव है, उसको टेस्ट दे लीजिएगा जाकर के, ठीक है। चलिए अब दोस्त हमें क्या कीजिए कि इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए सेट, एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि जो बचा हुआ है उसी को लेकर के आएंगे, उसको खत्म कर देंगे, फिर अगले दिन नए सेट का डिस्कशन करा देंगे, ठीक है। चलिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।